व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदकरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। चलिए आइए। तो कल हम लोगों ने क्या विचार किया? न्यायबोधिनी की कोई पंक्ति पे थोड़ा विचार किया है ना जी। और पाठ लगाया आप लोगों ने? जी, आप अकेले लगाए। ठीक, लगाए है ना जी। हाँ, याद किए? जी, कल क्या? प्रत्यक्ष खंड हो चुका। नहीं, वो न्यायबोधिनी जो कल चली वो चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकं मंगलम शिक्षाये ग्रंथालो निबध्नाति निधायेति ये हो गया। ठीक है ना महाराज जी, आप लोग भी याद किए होंगे इस बात को। हेलो, तुरंत उत्तर दीजिए महाराज जी, मैं सही में आप लोगों को साइड कर दूंगा, ठीक है ना। फिर मत कहिएगा कि हाँ फिर प्रश्न भी नहीं पूछने का मौका मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा जैसे ही प्रश्न पूछा तुरंत उत्तर दीजिए। चलिए तो आइए। हाँ, क्योंकि फ़ोन से है, अब हम कैसे जाने आप बैठे हैं कि कहाँ उठ के खड़े हो गए हैं, संक्रमण कर रहे हो वहीं पर। तो आइए यहाँ पर। तो ये हम लोगों ने विचार किया, ठीक है ना, न्यायबोधिनी का विचार कर लिया था। अब थोड़ा पदकृत्य का विचार कर लिया जाए इसी मंगलाचरण के विषय में, क्या पदकृत्यकार कह रहे हैं। तो देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो पदकृत्यम। ये पदकृत्य यहाँ का जो है ना बहुत अच्छा विचार किया है, बहुत महत्वपूर्ण विचार किया है, तो उसको समझना जरूरी है, तो इसलिए देख लेना। विश्वेशम जगतकर्तारम श्री सांब मूर्ति। विश्वेशम बराबर जगतकर्तारम है ना, जगत के कर्ता जो है ना। क्योंकि ये देखिए महाराज जी, न्याय का ग्रंथ है, ठीक है ना। वेदांती लोग जो है वो ब्रह्म को जो मानते हो, अकर्ता जो मानते हो, लेकिन यहाँ पर जो ये ईश्वर है वही क्या है, जगत का कर्ता है, ठीक है ना। क्या है? जगत का कर्ता है। ईश्वर जगत की रचना यही करता है, ठीक है ना। जगत कर्तृत्व है ना, ईश्वर का ही नाम लिया जाता है, तो इसलिए विश्वेशम जगत कर्तारम पर्याय दिया, ठीक है ना। उन्हीं के सिद्धांत को लेके चल रहे हैं। चलिए, श्री सांब मूर्ति हृदय मन। श्री सांब मूर्ति और साथी श्री सांब मूर्ति। श्री सांब मूर्ति मतलब क्या? अम्बाया सहित सांब। अम्बा सही से बोलो, विसर्ग बोलना हो तो विसर्ग बोलो, माँ बोलना हो तो माँ बोलो। अम्बाया सहित इति सांब। सांब हैं? सांब। ये सांब कहाँ बनता है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कहाँ बनता है? सांब पुल्लिंग में सांब, स्त्रीलिंग में सांबा, उसमें जाएंगे तो सांबम, ऐसे होगा। ये कौन सा वो है सांब? ये कहाँ बनता है? ये तो पुल्लिंग में। तो सांबह बोलो फिर, सांब क्यों बोल रहे हो जी? हाँ, फिर क्या करोगे? सांब मूर्ति तस्य तस्य श्री सांबस्य मूर्ति। अम्बया सहिता सांबा, क्या कहोगे? अम्बया सहिता सांबा। सांबा सांबा मूर्तिर्यस्य सह विश्वेशः। आया कि नहीं आया जी? आया। वो सांब मूर्ति ही विश्वेशः, मतलब जो जिनका स्वरूप क्या है, अम्बा सहित है, ऐसे, ठीक है ना, मूर्ति। तो अम्बया सहिता सांबा और सांबा मूर्ति ही यस्य सह सांबः तम सांबम, क्षम्यताम, सांबा मूर्तिर्यस्य इति सांब मूर्ति ही तम सांब मूर्तिम निधाय। विश्वेशम मतलब सांब मूर्तिम, एक वचन में चलाएंगे तो सांब मूर्ति ही, प्रथमा एक वचन में, ठीक है, द्वितीय एक वचन का। तो चलिए यही हो गया ना, सांब मूर्तिम। फिर क्या? हृदय मनसी निधाय नितराम। हृदय मतलब मनसी। इसमें हम लोगों ने बहुत विचार प्रथम दिन पर कर लिया था, अमर कोश भी देख लिया था। क्या थी अमर कोश की पंक्ति जहाँ पर इन सब के पर्याय थे? हृदय क्या क्या थी महाराज जी, याद है? ये सब याद करने के लिए कहा था।
ये याद रखना, तभी तो काम का, वरना कौन मतलब तर्क इसको देखना, अमर कोश को देखने का। स्वांतम हृत मानसम मनः था कि नहीं था, और आगे भी थोड़ा अर्धभाग छूट रहा, चेतः चित्तः सब उसमें आ रहे थे, तो यही सब है। ठीक, तो ये याद कर लेना वो पंक्ति फिर से अभी बार बार, क्योंकि तुम ऐसा मत समझो कि दूसरे दिन नहीं पूछा तब कभी भी नहीं आएगा, वो कब भी आ सकता है ना, पलट के वार करेगा। तो ये हो गया आपका कि भाई मन रति मतलब मनसी। हाँ चलो फिर निधाय नितराम धारयित्वा, निधाय मतलब नितराम धारयित्वा, ठीक है ना, मतलब सर्वदा धारयित्वा, ये उनका कहने का तात्पर्य, ठीक है ना, सदा धारण करके। श्री सांब मूर्ति भगवान विशेष है जो, उनको हृदय में धारण करके, मन में धारण करके, अब उनके अनुसार अर्थ लगाया जाएगा ना, वरना हम लोग मंगल तो बहुत विचार कर लिए प्रथम दिन। ठीक, चलिए। गुरुवंदनम च विधाय कृत्वा इत्यर्थः। हाँ, गुरुवंदनम विधाय, विधाय मतलब क्या, कृत्वा। हाँ, तो गुरुवंदनम कृत्वा इत्यर्थः। हाँ, बाल इति, बाल इति। हाँ, अत्र अधीत व्याकरण, देखिए बाला नाम सुख बोधाय में जो बाला है ना, उसका प्रतीक लिए बालेति, उस प्रतीक को लेकर के कुछ बताना चाह रहे हैं, है ना। तो क्या बाल का शायद लक्षण बताएंगे, क्या कह रहे हैं। अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशा अनधीत न्याय शास्त्रो बाला। सही से पढ़ो। अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्रो बाला। हाँ, साफ साफ बोलना है। ठीक जी। तो अधीत, ये भी बालक, बालक किसको कहते हैं, तो जिसने व्याकरण यहाँ पर है ना, अत्र शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिएगा। अत्र बालः कौन है, तो ये है जो अभी बताने जा रहा है, ठीक है ना, तो यहीं पर के लिए है। अब लघु सिद्धांत के फिर बाल कोई अलग होगा। हाँ, वो थोड़ी नहीं ऐसा होगा कि व्याकरण जो पढ़ लिया हो, काव्य पढ़ लिया, तो फिर वो लघु सिद्धांत का बाल कहाँ से हुआ। तो इसलिए यहाँ तर्क संग्रह न्याय शास्त्र में प्रवेश करने के लिए बालक कौन है, कौन है यहाँ पर योग्यतावान व्यक्ति कि जो इस शास्त्र को, इस ग्रंथ को पढ़ सके, तो उसके लिए ये कह रहे हैं। ठीक है, तो बाल है, तो कौन, अत्र, अत्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो अत्र मतलब यहाँ पर इस तर्क संग्रह ग्रंथ में बालह जो आया, वो बाल पद किम परक है, तो और अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्रो बालः, जिसने व्याकरण पढ़ लिया है, काव्य पढ़ लिया है और कोश पढ़ लिया है। समझ रहे हैं ना, काव्य मतलब वो साहित्य आदि की, साहित्य के जो ग्रंथ होते हैं, काव्य प्रकाश इत्यादि इत्यादि जो भी है साहित्य के ग्रंथ, वो भी पढ़ा हो। व्याकरण तो जानते ही है, और कोश मतलब अमर कोश, अमर कोश आदि जो कोश है ना, मेदिनी कोश, क्या क्या कोश है सब, तो उन सब का भी अध्ययन अच्छी तरह से हो, क्योंकि इनमें सब पदार्थों का विचार करने वाला है ना, तो सबका नाम आएगा। अब कोई कोई का आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या कहते हैं, है ना, तो वो थोड़ा अमर कोश आपको मतलब तैयार देखे हो, उसका अध्ययन किए होंगे, तो क्या होगा कि वो काम देगा। क्योंकि जैसे हृदय में हो गया था, है ना, हृदय किसको कहते हैं, तो उसमें फिर घूम गए, फिर सब अपना अपना अर्थ निकालते, ये जो इधर हृदय होता है बाईं ओर, तो वो सब समझते हैं, समझते कि नहीं, इसलिए कोश की जरूरत पड़ती है। तो ये सब मतलब जो पढ़ लिया हो, क्या क्या, व्याकरण, काव्य और कोश, ये जिन्होंने पढ़ लिया है, और न्याय शास्त्र को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ऐसा जो व्यक्ति है वो यहाँ पर बाल पद से गृहीत है। बाल पद से उसी का बोध करना है। किसका, बोलिए, जो अत्र, हाँ, अत्र तर्क संग्रह इस ग्रंथ में जो बाल से वही गृहीत है जो व्याकरण पढ़ लिया हो, व्याकरण काव्य कोश ये पढ़ा हो, और न्याय शास्त्र को न पढ़ा हो, तो ये यहाँ पर बाल पद वाच्य है, यहाँ से बाल से उसको ही लेना है। ठीक हुआ जी, ये हो गया। अब यहाँ पर एक विचार होगा कि इतना लंबा चौड़ा क्या कह रहे हो, सीधा कहो ना, जो न्याय न पढ़ा हो वो बाल है, सीधी बात ना। ये व्याकरण पढ़ा हो, काव्य पढ़ा हो, कोश पढ़ा हो, ये सब फालतू बकवास क्यों कर रहे हो, क्या कहो, केवल अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, मतलब अनधीतम न्याय शास्त्रम ये न सह अनधीत न्याय शास्त्र,
ऐसा बनेगा। जी। अन्य पदार्थ जो कि पुल्लिंग है तो शास्त्र बनेगा, होगा कि नहीं? जी। तो वही लिख रहे अनधित न्याय शास्त्रो बालः, और न शास्त्र शब्द तो नपुंसकलिंग में है, शास्त्रम बनना शास्त्रम, चाहिए, जी। लेकिन क्या बहुव्रीहि समास किया, जी। अनधितम न्याय शास्त्रम ये न सह अनधित न्याय शास्त्र बालः, ये कह दीजिए ना। जी। जिन्होंने मतलब जिसने न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है, अनधित मतलब क्या, न पठितः है ना, नाधीतः, यही है ना अनधित। तो अनधित न्याय शास्त्रो बाल, इतना ही लक्षण कर दीजिए ना, अनधित न्याय शास्त्रो बालः, यही कह दीजिए जी। तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। तो सब जहाँ लक्षण आपको ले जाना है, जो नए नहीं पढ़ा है वो सब बाल है यहाँ पर। जी। अब व्याकरण पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ये सब फालतू बकवाद हम क्यों करें, है कि नहीं? जी। तो कहा कि ऐसा कहोगे तो जो बालक अभी उत्पन्न हुआ है, जो कि स्तनंधय है ना, स्तनंधय मतलब समझ रहे, स्तनंधयति इति स्तनंधयः, जो स्तनपान करने वाला है, धेट पाने से बनता है ना धयति, हाँ, धेट पान। तो मतलब जो स्तनपान करने वाला बालक है, जी। वो यहाँ पर अधिकारी है क्या? वो यहाँ बाल से लेना है क्या? वो उसके सुख बोधाय ये तर्क संग्रह क्रियते नहीं नहीं ना है। जी। लेकिन अब तो वो भी आ गया, क्योंकि वो भी न्याय शास्त्र कहाँ पढ़ा है, अभी तो पैदा हुआ है, जी। अभी तो पैदा हुआ है। तो ये स्तनपान करने वाला व्यक्ति भी बाल पद से गृहीत हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा। जी। लेकिन उसके उस ऐसे बालों का सुख बोधाय तर्क संग्रह क्रियते क्या? नहीं क्रियते। तो फिर क्या हो गया, बाल के लक्षण की क्या हो गए, अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? जी, अतिव्याप्ति। देखिए अतिव्याप्ति, अब शब्द आ गया तो थोड़ा आप लोग समझ लीजिए अतिव्याप्ति किसको कहते हैं। जी। लक्ष्य के इतर में लक्षण चला जाए, जी। जो लक्ष्य नहीं है उसमें भी लक्षण चला जाए, तो उसको क्या कहेंगे, अतिव्याप्ति कहेंगे। इसमें लंबायमान विचार हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी सरल रूप से एक छोटे से वाक्य में समझिए कि अलक्ष्य में लक्षण चला जाए, है ना, जो लक्ष्य नहीं है उसमें लक्षण चला जाए, तो उस क्या होगा, अतिव्याप्ति होगी। क्या बोलेंगे, अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही, क्या बोलोगे? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही। अलक्ष्य में लक्षण चला जाए, है ना, जो लक्ष्य, जैसे आप गाय का लक्षण बना रहे हैं, प्रसिद्ध उदाहरण से लीजिए, गाय का आपको पूछा जाए गाय किसको कहते हैं, है ना, तो गाय का लक्षण बना दिया आप लोगों ने कि भाई जो सिंग वाली होती है, सिंग मतलब समझते हैं ना, श्रृंग जिसको संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में सिंग कहते हैं, तो वो सिंग वाली जो है वो गाय है, ऐसा आपने लक्षण बना दिया, ठीक है ना, जो सिंग वाली है वो गाय है। अब देखिए सिंग वाली जो गाय सिंग वाली होती है सब गाय, है ना, तो सब में जाएगा ही, कोई आपत्ति नहीं, सब गायों में लक्षण चला ही गया। लेकिन भैंस जो होती है, महिषी जिसको कहते हैं, उसको सिंग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वो भी सिंग वाली हो गई, तो वो गाय है क्या? वो नहीं है गाय। आपका लक्ष्य कौन था, किसका लक्षण आप कर रहे थे? गाय का लक्षण कर रहे थे। तो लक्ष्य तो गाय थी, लक्ष्य से इतर कौन हो गया? भैंस हो गई, है कि नहीं? तो वो भैंस में क्या हो गया, आपका श्रृंग वाली ये लक्षण चला गया, तो क्या हो गया, अलक्ष्य में लक्षण चला गया, तो क्या हो गया, अतिव्याप्ति दोष आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अतिव्याप्ति हो जाएगी इसी तरह। अब यहाँ पर आइए, अत्र बाल पद से कौन विवक्षित थे? जो प्रौढ़ व्यक्ति हो, न्याय शास्त्र न पढ़ा हो, ऐसे व्यक्ति था ना विवक्षित, है ना, वो स्तनंतय करने वाला यहाँ बाल से नहीं न लेना है, उसके सुख बोध आए तो तर्क संग्रह कर नहीं रहे। अब आपने बाल का लक्षण केवल क्या रखा है, अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, यही कहे ना कि जो न्याय शास्त्र न पढ़ा वो बाल है। तो उस स्तनंतय जो बालक है वो भी तो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है ना, तो उसमें भी बाल का लक्षण चला गया ना जी। वो लक्ष्य था क्या आपका? नहीं है लक्ष्य। तो उसमें लक्षण चला गया तो क्या हो गया, अतिव्याप्ति हो गई। ठीक हुआ। अब ये अतिव्याप्ति का वारण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अतिव्याप्ति का वारण करना पड़ेगा, है ना। ये दोष कोई रहना नहीं चाहिए। लक्षण कैसा होना चाहिए, जिसमें कोई दोष न हो, अतिव्याप्ति दोष न हो, अव्याप्ति दोष न हो, चाहे असंभव दोष न हो, तीनों में से कोई भी दोष नहीं होने चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? कौन कौन? अतिव्याप्ति दोष न हो, असंभव दोष न, अव्याप्ति दोष न हो और असंभव दोष, कोई भी दोष न हो। ये तीनों दोषों से रहित जो लक्षण होगा वही लक्षण को क्या कहेंगे? लक्षण कहेंगे। बाकी सब दुष्ट लक्षण,
है ना। जी। और ये जो दोष वाले लक्षण होंगे उसको क्या कहेंगे? दुष्ट दुष्ट लक्षण कहेंगे। जी। दोषवत्तम दुष्टत्वम, जी। है ना। दोष जी। वाला जो होता है उसी को तो दुष्ट दुष्ट कहते हैं, जी। है कि नहीं। जी। जैसे कहते हैं लड़का बहुत दुष्ट है, जी। मतलब दोष वाला दोष है, वाला उसमें है। कहीं दोष है ना। चरस गांजा पीता है, क्या पीता है, भांग खाता है, सोता रहता है, तो यही सब दोष है। वो दोष वाला है इसलिए वो दुष्ट है। तो दोषवत्वम दुष्टत्वम, यही हो गया। जी। अब ये लक्षण भी कैसा होना चाहिए? निर्दुष्ट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई दोष नहीं रहना चाहिए। कौन दोष? इसमें अधिव्याप्ति दोष आ गया। अव्याप्ति, असंभव, कोई भी दोष नहीं रहना चाहिए। जी। और यहाँ पर जो हम बालक का लक्षण बनाए छोटे से, अनधित न्याय शास्त्रो बालः, तो इसमें तो क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गई। जी। अतिव्याप्ति दोष आया ना लक्षण में। जी। तो ये लक्षण कहा जाएगा इसको? नहीं कहा जाएगा। लक्षण तभी होगा जब इन सबों से रहित हो। जी। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव रहितत्वम लक्षणस्य लक्षणम। जी। चलिए वही लक्षण है, जी। ठीक है ना। उसमें कोई गौण लक्षण, तो वही लक्षण कहते हैं जिसमें ये तीनों प्रकार के दोष न रहे। और यहाँ पर तो दोष आ गया, तो इसको लक्षण कह नहीं सकते। जी। तो अतिव्याप्ति को वारण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी। वारण करना पड़ेगा मतलब क्या? वारण वो अतिव्याप्ति दोष को हटाना पड़ेगा ना, पड़ेगा। जो कि आ गया है अभी जी। बिन बुलाए मेहमान की तरह, जी। है ना। तो उसको हटाना पड़ेगा, तो वारण करना पड़ेगा उस दोष को। तो कैसे वारण करेंगे, क्या निवेश करेंगे? तो इसके लिए हम क्या दे देंगे? वो पूर्व वाला दल दे देंगे। क्या है पूर्व वाला दल? अधीत व्याकरण काव्य कोशः। ऐसे केवल इतना अलग अलग करिए ना, अधीत व्याकरण काव्य कोशः, मतलब देखिए काव्य कोशाः बनेगा। जी। का व्याकरण काव्य कोशाः, अधीताः व्याकरण काव्य कोशाः ये न सह अधीत व्याकरण काव्य कोशः, ऐसा होगा ना। जी। तो इसलिए घबराइए मत, मतलब जिन्होंने व्याकरण पढ़ लिया है, काव्य कोश पढ़ लिया है, ऐसे बालक तो ये पद दे देंगे। जी। अब देखिए उस तनंदे बालक में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी ना, क्योंकि वो अनधीत न्याय शास्त्र तो है, जी। लेकिन अधीत व्याकरण काव्य कोश नहीं है वो। जी। आया कि नहीं आया? जी। मतलब उसने व्याकरण काव्य कोश को नहीं पढ़ा है ना। जी। और हमको तो ये विवक्षित है, अधीत अनधीत न्याय शास्त्र तो होना चाहिए उसको, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए? अधीत व्याकरण काव्य कोश उसको होना चाहिए। बहुरी है इसमें, ठीक है ना। जी। इसलिए घबराना मत कि क्या कह रहे हैं, है ना। जी। क्योंकि समाज मैंने बता दिया, अधीताः व्याकरण काव्य कोशाः ये न सह अधीत व्याकरण काव्य कोशः। आया कि नहीं आया? जी। तो ऐसा उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। किसको? बालक। वो बालक को होना चाहिए। उस तनंदे बालक में ये चीज है क्या? नहीं है। नहीं है ना। जी। तो लक्षण नहीं गया, अतिव्याप्ति होगी? नहीं रही। अब नहीं रही, ठीक है ना। ये विशेषण दल है, इसको दे देने से अतिव्याप्ति का वारण हो गया। किस पद को दे देने से अतिव्याप्ति का वारण हुआ? अधीत व्याकरण काव्य कोशः ये विशेषण दल को दे देने से, ये विशेषण था ना। अच्छा। अनधीत न्याय शास्त्र ये विशेष है, दो पद है जी। इसमें, अलग अलग करो, वो तो साथ में लिख दी है, जी। अपने से अलग करो। अनधीत अधीत व्याकरण काव्य कोशः अनधीत न्याय शास्त्र बालः। आया कि नहीं आया? तो ये है। तो विशेषण दल ने हटा देंगे तो स्तनंदे बालक में क्या हुआ? अतिव्याप्ति हुई। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विशेषण दल दे दिया। विशेषण दल देना होगा। जी। जब विशेषण दल दे देंगे, विशेषण दे देंगे, जी। तो अतिव्याप्ति नहीं रहेगी। नहीं होगी। बात समझ में आई? जी। तो ये हो गया। बात समझे आप लोग? ये बच्चा तुम समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है ना। चलो तुम में लक्षण जाना चाहिए। हाँ देखना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो उसके लिए यत्न करो, बाल बनो पहले इसका, तब जाके तर्क संग्रह पढ़ना, है ना। तो चलो ये हो गया। अब प्रश्न हुआ कि चलो विशेषण दल तो देना होगा, ये तो निश्चित हो गया। जी। बिना विशेषण दल के काम नहीं चलेगा। कौन, किस दल के बिना? अधीत व्याकरण काव्य कोशः, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जी। ये तो देना ही पड़ेगा, ये निश्चित हो गया ना। जी। तो कहा तो फिर उसी को दे दो ना, दूसरे वाले को निकाल दो, जी। विशेष दल को निकाल दो, फिर हटा दो उसको। क्या बताओ? केवल बाल का लक्षण। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालः। हाँ जितना कहा उतना बोलो। अभी मैं अधीत तो हम व्याकरण नहीं काव्य करूँगा। कोशः बालः। बालः, जी। हाँ,
क्योंकि तुम कहीं दूसरी जगह लगा दिया, अभी उसका पता नहीं है ऐसे लगाना क्या लगाना, जी। उसको अभी आने वाला, ठीक है ना। जी। तो उसके लिए घबरा मत, सब करवाऊंगा। जी। तो अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, यही कह दीजिए। जी। तो ये क्या अर्थ हो गया, इसका क्या मतलब, जो कौन बालक होगा इसके अनुसार? इसके अनुसार जो व्याकरण काव्य कोश को पढ़ा हो वो बालक है, बस इतना ही, जी। ठीक है ना। जी। तो देखो अब स्तनंदय में अतिव्याप्ति तो होनी नहीं है, नहीं होनी। क्योंकि वो तो व्याकरण काव्य कोश पढ़ा नहीं पढ़ा है, नहीं है। है ना। जी। तो ये हो गया, और बाकी जिसमें आप लोगों में कि सब में जिसमें जाना है वो सब जगह चला भी जाएगा, व्याकरण काव्य कोश कुछ कुछ तो पढ़े ही है। जी। तो हो गए कि नहीं हो गए? जी। तो इस तरह से लक्षण बन गया, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये अनधित न्याय शास्त्र क्यों पूंछ की तरह लटकाए रखे वो पीछे? जी। होगा कि नहीं होगा प्रश्न? जी होगा प्रश्न। तो कहा कि पंडित जी व्यास जी जो हमारे हैं, है ना, और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हो गए, वो सब व्याकरण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। काव्य पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। कोश पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो वो सब अधीत व्याकरण काव्य कोश वो सब ऋषि मुनि हो गए कि नहीं हो गए? व्यास आदि सब हो गए सब लोग। हो गए। जी। वो बाल है क्या? नहीं है वो। नहीं है ना। जी। लेकिन आपका बाल का लक्षण उसमें चला गया। जी। गया कि नहीं गया? चला गया। क्योंकि आपने केवल इतना ही कहा कि जो व्याकरण काव्य कोश को पढ़ा हो वो बाल है। जी। तो व्यासादि सब भी तो व्याकरण काव्य कोश को पढ़े हैं, वो सब बाल हो गए। जी। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो ये अतिव्याप्ति हो गई किसमें? व्यास में अतिव्याप्ति। व्यास आदि में अतिव्याप्ति। आदि से और भी ऋषि मुनियों को ले लो, जी। है ना, पाणिनि जी को ले लो, चाहे गौतम मुनि को भी ले लो, जी। वो भी बाल हो गए। इनकी महान श्रेष्ठ मुनि जो मतलब आद्य प्रवर्तक जो है, जी। वो भी तो बाल हो गए, नहीं हो गए? हो गए। गौतम में अतिव्याप्ति, ये कहो जी। कहाँ अतिव्याप्ति हो गई? गौतम। क्योंकि व्याकरण काव्य कोश तो पढ़े, पढ़े। तो उनमें अतिव्याप्ति हो गई गौतम में। हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो गौतम में अतिव्याप्ति हो गई। बताइए, आपका बाल का लक्षण गौतम में चला चला गया। गया। तब आप लोगों की कौन कहता यदि वो बाल हो गए तो, है? जी। तो क्या करना पड़े? इसके लिए हम विशेष दल को देंगे, जो हमने अभी हटा दिया था। कौन था वो? अनधीत न्याय शास्त्रो वाला। अनधित न्याय शास्त्र, इतना ही विशेष दल जी। था, ठीक। जी। अनधित बाल तो लक्ष्य है, जी हाँ। ये लक्षण में केवल विचार करें। तो अनधित न्याय शास्त्र मतलब उसने जिसने व्याकरण न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, ऐसा भी होना चाहिए। जी। व्याकरण काव्य कोश पढ़ा हो, जी। लेकिन न्याय शास्त्र न पढ़ा हो। तो न्याय शास्त्र अब देखिए, कहाँ केवल विशेष दल नहीं दे रहे थे, कहाँ अतिव्याप्ति? व्यास गौतम इत्यादि में अतिव्याप्ति हो रही थी ना। जी। अब देखो, ये जब दल दे दिया अनधित न्याय शास्त्र, अब अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी अतिव्याप्ति। क्यों? क्योंकि वो तो न्याय शास्त्र अधीति है। अधीति है, पढ़े ही है ना। जी। आपके आद्य प्रवर्तक है, उसमें आप संदेह भी नहीं कर सकते। जी। दूसरा किसी का नाम ले तो आप प्रश्न भी उठा सकते हैं, लेकिन इस पे तो कुछ कह ही नहीं सकते। जी। और व्यास जी भी पढ़े, है ना, जी। सर्वशास्त्र मर्मज्ञ थे। जी। तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। नहीं है। उसमें विशेषण दल तो जा रहा है, लेकिन विशेष दल नहीं जाएगा, है ना। जी। विशेष दल नहीं घट रहा है, जी। तो अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। तो निर्दुष्ट लक्षण बन गया बाल का। क्या बन गया? अनधित अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्रो बाल, ये कह दो। अब जोड़ सकते हो ना, जी। अलग अलग भी बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी। अधीत व्याकरण काव्य कोशः अनधित न्याय शास्त्र बाल, ऐसे कर दो। आया कि नहीं आया? जी। अब बता सकते हो विशेष दल कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए था, जी। और विशेषण ऐसे ही बोलना है और कुछ नहीं। जी। विशेष दल कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए था, और विशेषण और विशेष दल कौन अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए था, ये दोनों का बताना। जी। बोल सकते हो? जी। बोलो। विशेषण दल कौन है, पहले ये बताओ। विशेषण दल अधीत व्याकरण काव्य कोशः, हाँ, ये था। ये विशेषण दल है। हाँ, ये जब नहीं देंगे, ये कहाँ कौन सी जगह अतिव्याप्ति हो रही है जिसका वारण करने के लिए था, बस इतना ही बोलना। और अच्छा ठीक, ये हाँ विशेषण दल नहीं देंगे, वो नहीं बोल अच्छा सकते। ठीक। मेन प्रश्न जो पूछा उसी तरह का उत्तर चाहिए मुझे। जी। विशेषण दल जो है कौन है? जी। अधीत व्याकरण काव्य कोश, वो कहाँ पर अतिव्याप्ति वारण करने के लिए था, बस इतना ही बोलना है। स्तनंद है, जो स्तनंद बालक है, स्तनंदय बालक, सही से बोलो। स्तनंदई
स्तनंधय, अच्छा, स्तनंधय जो बालक है हाँ, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेषण दल दिया गया है। कौन है विशेषण दल? अधीत व्याकरण काव्य कोश। आया कि नहीं आया? जी। विशेष दल किस लिए दिया गया है? विशेष दल व्यासादि में अतिव्याप्ति हो रही है, अतः अतिव्याप्ति हो रही थी, उसका वारण करने के लिए विशेष दल दिया, निवेश किया गया, रखा गया, उपादान किया गया, जो भी शब्दों से कहो सब आना चाहिए। हिंदी बोलने में दिक्कत होती है क्या तुमको? नहीं, नहीं ना है, वैसी प्रॉब्लम नहीं ना है? कहाँ के है? शाहजहानपुर जिला के शाहजहां। अच्छा, मतलब हिंदी में कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हिंदी बोलने में। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ वही तो, अरे वो सब न्याय शास्त्र पढ़े थे, कह रहा हूँ सर्वशास्त्र मर्मज्ञ थे। जी। और व्यासादि आदि करके गौतम जी को ले लो, व्यासादि है ना, आदि करके गौतम को ले लो, आचार्य गौतम को, वो तो पढ़े ही है, सब पढ़े हैं। अरे सब सर्वशास्त्र मर्मज्ञ रहते, उनके साथ हस्तामलकवत होता है सब, है ना। हाथ में जैसे आंवला पड़ा रहता है ना, वो जैसे हम लोग देख लेते हैं ना चारों ओर घुमा के, वैसे सब शास्त्र उनके हाथों में रहते हैं। क्या बात कर रहे हो पढ़ने की? हुआ कि नहीं हुआ? तो सब अधीत न्याय शास्त्र है सब, लेकिन अब नहीं दोगे वो अनधित न्याय शास्त्र विशेषण विशेष दल, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, उसको वारण करने के लिए देना पड़ेगा। यही तो कहा, आया कि नहीं आया? हाँ चलो, यही कर दिए। क्या बना बोलो? तो ये विशेष दल व्यासादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। इसका थोड़ा आप संस्कृत में बोलने का प्रयास करो कि अधीत व्याकरण काव्य कोशः इति विशेष्य दलम इति यद विशेष्य दलम विशेषण दलम तत् स्तनंधये अतिव्याप्ति वारणाय उपात्तम। हाँ यही आ गया ना, यही तो है कि उसको उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए इसका उपादान किया गया, मतलब उपात्तम, यहाँ लक्षण में उसका निवेश किया, ठीक। और अनधीत न्याय शास्त्र इति यद विशेष्य दलम तद व्यासादौ अतिव्याप्ति वारणाय उपात्तम। आया कि नहीं आया? चलो ये हो गया, ठीक है ना। अभी मैंने सामान्य रूप से इस लक्षण को प्रथमा षष्ठी मतलब यही हुआ है, अभी उसको तो थोड़ा मतलब परिष्कृत भाषा में भी बोलेंगे, उसको करेंगे, घबराने वाली बात नहीं। अभी समझ में आया कि नहीं आया? जी समझ में आया। चलो पढ़ो। बालेति अत्राधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्रो बालः। देखो यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग, यदि दोनों अलग अलग बोले तब तो दोनों अलग अलग हो। अत्राधीत व्याकरण काव्य कोशा अनधीत न्याय शास्त्र बाला, ऐसे। लेकिन वो साथ में लिख रहे, कौन समास हो गया है? थोड़ा विचार करके बता सकते हो? कौन समास हो गया? अरे नहीं, कहाँ हो? अधीत व्याकरण काव्य कोशः और अनधीत न्याय शास्त्र, इन दोनों का समास हुआ है ना, तभी तो एक साथ लिख रहे। कौन समास हुआ है? अरे जो अधीत व्याकरण काव्य कोश है वही अनधीत न्याय शास्त्र है, ये कहना है ना। तो कौन समास है? जो नील है वही उत्पल है। अच्छा जी, विशेष विशेष कर्मधारय समास, ठीक है ना। कर्मधारय समास किए है, बात समझ में आई? विशेषणम विशेषण बहुलम, तो ये हुआ है। अधीत व्याकरण काव्य कोशश्चासौ अनधीत न्याय शास्त्र इति अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्र बन जाएगा ना। तो ये किया गया, ध्यान रखो, थोड़ा समास देखा करो। तो ये कर्मधारय समास हुआ है यहाँ पर, आया कि नहीं आया? चलो, और यही बाल है, ठीक। चलो आगे बढ़ो। व्यासादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनधीत न्याय इति अनधीत न्याय शास्त्र इति विशेष्य दलम, ये दल दिया गया है। आया कि नहीं आया? कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए? व्यासादि में अतिव्याप्ति। कैसे हो रही थी अतिव्याप्ति? यदि ये दल न दे तो, विशेष्य दल न दे तो कैसे अतिव्याप्ति हो रही थी? फटाफट बोलो। क्योंकि
व्याकरण काव्य कोश तो पढ़े हैं। पढ़े हैं, तो वो अधीत व्याकरण काव्य कोश ही हो जी। गए, तो उसमें भी बाल का लक्षण घुस गया, जी। तो क्या हो गया, अतिव्याप्ति हुई। इसका वारण करने के लिए ये पद दिया कौन, अनधीत न्याय शास्त्रेति, मतलब अनधीत न्याय शास्त्र, जी। ये पूरा दिया, ठीक। जी। इससे क्या हो गया, अतिव्याप्ति का वारण हो गया। कैसे हो गया, फटाफट ये भी बोलते चलो। जी। विशेष वो दे देने से कैसे वारण हुआ ये भी बोलो। जी। दे दिए विशेष दल, विशेष दलम दे दिए, अब आगे बोलो कैसे वारण हुआ व्यासादि में अतिव्याप्ति। अतः अनधीत न्याय शास्त्र व्यास नहीं है, अतः क्या है वो तो न्याय शास्त्र अधीत ही है। अधीत न्याय शास्त्र है जी, अधीत है। बहुरी समाज से ध्यान दे के बोला करो। अधीत व्याकरण न्याय शास्त्री है व्यास जी, अनधीत न्याय शास्त्र नहीं नहीं हुए, है, इसलिए बाल का लक्षण नहीं जाएगा। आया कि नहीं आया? जी, आगे। हाँ चलो आगे बढ़ो। स्तनंधये अति प्रसक्ति वारणाय अधीत व्याकरण इति। हाँ, तो स्तनंधये अति प्रसक्ति, देखो अति प्रसक्ति, अति व्याप्ति, अति प्रसंग, ये सब पर्याय है जी। तो घबराना नहीं कभी। अति प्रसक्ति ही, अति व्याप्ति ही, अति प्रसंग, सब जगह इस तरह के तीन में से कोई शब्द मिलता है, जी। ठीक है ना। और भी आएंगे तो देखेंगे, प्राय अधिकतर यही सब आता है कि अति प्रसक्ति हो जाएगी मतलब अति व्याप्ति हो जाएगी मतलब अति प्रसंग हो जाएगा, सब पर्याय। क्या क्या, अति व्याप्ति ही, अति प्रसक्ति ही और अति प्रसंग, ये तीनों पर्याय है, ठीक। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, स्तनंधये अति प्रसक्ति मतलब अति व्याप्ति वारणाय। स्तनंधय में अति व्याप्ति वारण करने के लिए कौन दल देना होगा, विशेषण दल देना होगा। क्या है वो विशेषण दल, अधीत व्याकरण काव्य कोश, ये देना होगा। वो नहीं देते हैं तो कैसे अति व्याप्ति होती है स्तनंधय में? तो अनधीत बाल, स्तनंद जो बाल है, स्तनंधय बोलो ना, स्तनंधय, अरे स्तनम धयति इति स्तनंधय, स्तनंधय जो बाल है वो अनधीत है, अतः न्याय शास्त्र, अनधीत न्याय शास्त्र है, अनधीत न्याय शास्त्र मतलब वो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है तो अनधीत न्याय शास्त्र वो हो ही गया, तो क्या हो गया, अतः यहाँ पर अतिव्याप्ति हो गई। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए विशेषण दल अधीत व्याकरण काव्य कोश सहा ये देना होगा। जब ये दे देंगे तो वारण कैसे होगा ये भी बोलते चलो। जी। अधीत व्याकरण काव्य कोश, स्तनंधय जो बालक है उसमें वो अधीत व्याकरण काव्य कोश नहीं है, अतः मतलब व्याकरण काव्य कोश नहीं पढ़ा है, यही उसका कहने का तात्पर्य है ना। समझ के बोल रहे हो ना कि ऐसे ही रट्टा मार रहे हो, समझ के बोल रहे हैं। चलो तो ये हो गया, ठीक। तो वही लिखा स्तनंधये अति प्रसक्ति वारणाय, पढ़ो उसमें सुख इति। हाँ, स्तनंधये अति प्रसक्ति वारणाय अधीत व्याकरण इति। हाँ, अधीत व्याकरण काव्य कोश, यहाँ तक का है ना। वो छोट में केवल प्रतीक लेके लिख रहे हैं केवल। हाँ चलो, सुख इति, सुखेति, अरे सुख बोधाय कहा था ना मंगलाचरण में, कहाँ, बालानाम सुख बोधाय ऐसा कहते ना। हाँ तो चलो वही कह रहे कुछ उसमें, सुखे न अनायासेन बोधाय पदार्थ। हाँ, सुखे न, सुखे न का अर्थ कर दिए अनायासेन, है ना, मतलब बिना कोई आयास से, है ना, बिना आयास से न, उसी को बिना कहते हैं, है ना, बिना कोई बिना कहते हैं। उसके बिना काम चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसा कहते हैं ना, तो उसके बिना, बिना का बिना कर दिया क्या, हाँ ऐसे ही कर दिया है ना। चलिए तो वही है। तो क्या लिखा, अनायास, सुखे न मतलब अनायासे न बोधाय, सुखे न बोध सुख बोध और तस्मै सुख बोधाय, यही तो किए थे। तो सुखे न मतलब अनायासे न मतलब बोधाय ज्ञानाय मतलब बिना कोई आयास से, है ना। अब देखो थोड़ा तो प्रयास आयास करना पड़ता लेकिन अधिक आयास नहीं करना पड़ेगा, है ना, ये कहने का तात्पर्य है। अधिक आयास बिना किए उसको केवल ऐसे ही सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, इसमें कोई आपको आयास करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए वही कह रहे हैं, सुखे न मतलब अनायासे न, अनायासे न बोध। आयास किसको कहते हैं, अनायास, आयास, आयास मतलब प्रयत्न, प्रयास, 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 आयास मतलब प्रयास जी। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आयास के कौन धातु का बनता है, चलो देखना बाद में। न आयास इति अनायास, तेन अनायासे न हो गया, मतलब बिना कोई आयास के बोधाय ज्ञानाय। चलो चलो, सुखे न अनायासे न बोधाय पदार्थ तत्व ज्ञानाय। हाँ, बोधाय मतलब ज्ञानाय, किसके ज्ञानाय,
पदार्थ तत्व ज्ञान पदार्थ तत्व ज्ञानाय तर्क संग्रह क्रियते, कि बिना आयास से इन पदार्थ जो है सप्त पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? सब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। ऐसे मत बोला करो, पंक्ति बोलो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः, ऐसे ही निकलना चाहिए, ठीक है ना। और कभी गिना के लिखा हो तो ठीक है, ये भी कोई गलत उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी पंक्ति ताकि दिमाग में बैठ जाए, ये ना हो कि दो अलग अलग हो जाए। हाँ चलो, तो क्या हुआ? ये जो पदार्थ तत्व है ना, सप्त पदार्थ है, उनके ज्ञानाय तर्क संग्रह क्रियते। लग गया कि नहीं लग गया? लग गया। चलो, तर्क्यन्ते प्रमिति। अब तर्क संग्रह कहा था आपने जी, तो तर्क संग्रह में तर्क क्या है और कि उसका संग्रह क्या है, सब तो उसके लिए विचार करने जा रहे हैं। किसको तर्क कहते हैं, तो पढ़े उसका। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। हाँ, तर्क्यन्ते मतलब क्या? तो कहा प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। देखिए, तर्क्यन्ते इमे इति तर्काः, कौन अर्थ में? कर्म में करेंगे ना कोई प्रत्यय, तर्क धातु है क्या कोई, उससे करेंगे, कर्म में करेंगे तब जाके होगा। तर्क्यन्ते इति तर्काः, तर्क्यन्ते इमे। तर्क्यन्ते मतलब क्या? तो प्रमिति विषयी क्रियन्ते। प्रमिति किसको कहते हैं? प्रमिति ही किसको कहते हैं? यथार्थ। प्रमिति ही मतलब प्रमा। प्रमिति कहो, प्रमा कहो, यथार्थ ज्ञान कहो, यथार्थ अनुभव कहो, सब पर्याय। कौन कौन? प्रमिति मतलब प्रमा, प्रमिति, प्रमा, यथार्थानुभव, यथार्थ ज्ञान, ये सब पर्याय, ठीक है ना। शैव प्रमा इति उच्यते, आगे आने वाला है, ठीक। तो ये कर दिया, तो ये सब प्रमिति विषयी क्रियन्ते मतलब ज्ञान विषयी क्रियन्ते, यथार्थ ज्ञान विषयी क्रियन्ते इमें। अब देखिए, इन सब ये जो पदार्थ है, सप्त पदार्थ, वो ज्ञान के विषय किए जा रहे हैं ना हमारे, है ना। वो लिखेंगे, हम पढ़ेंगे तो क्या हो गया? वो ज्ञान के विषय। जैसे देखो, अब ये विषय आ रहा है तो उसको थोड़ा समझो बात को। जैसे तो आप कहेंगे, देखिए, ज्ञान, इच्छा और कृति। कौन कौन? ज्ञान, इच्छा, कृति। कृति कौन? बच्चा बोलो तीन। ज्ञान, इच्छा और कृति। कौन है तीन? ज्ञान, इच्छा, कृति। ये तीनों जो होते हैं ना, अभी ज्ञान, इच्छा और कृति, ये तीनों की तीनों का कोई ना कोई विषय जरूर होता है। ये तीनों का कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा, है कि नहीं? अभी सामान्य रूप से हम तीन को लेते हैं, बाकी द्वेष का भी होता है, उसको भी छोड़ रहे हैं सामान्य रूप से समझने के लिए। कौन कौन? ज्ञान, इच्छा और कृति, ये तीनों का कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा। अब आप कहेंगे ये क्या बबल आ गया, ये विषय रहेगा, ये विषय क्या क्या आ गया सब। तो देखिए, आप कहेंगे मुझको ज्ञान है, क्या कहेंगे? मुझको ज्ञान है, ऐसा कहेंगे। तो सामने वाला क्या पूछेगा? आप कहेंगे मुझको ज्ञान है, मैं जानता हूँ। क्या ज्ञान है? क्या ज्ञान है? किसका ज्ञान है? ऐसा प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे मुझे व्याकरण का ज्ञान है, ऐसा उत्तर देंगे ना। चाहे तर्क संग्रह का ज्ञान है, तो वो ज्ञान का विषय कौन हुआ? व्याकरण का ज्ञान है, तो ज्ञान का विषय कौन हुआ? व्याकरण हुआ। मान लीजिए तर्क संग्रह का ज्ञान है, तो ज्ञान का विषय कौन हुआ? तर्क संग्रह हो गया। मान लीजिए घट का ज्ञान है, घट मतलब समझते हैं, घड़ा। हाँ, तो आपने कहा मुझे ज्ञान है, घट का ज्ञान है, तो वो ज्ञान का विषय कौन है? घट है, ठीक है ना। जिसका ज्ञान है, आप जो कहते हैं ना मुझे इसका ज्ञान है, तो जिसका ज्ञान है वही ज्ञान का विषय है। आया कि नहीं आया? बच्चा तुम बताओ, पट ज्ञान का विषय कौन है? पट है। मठ ज्ञान का विषय कौन है? मठ है, ठीक है ना। इसी तरह चट ज्ञान हो, चट का ज्ञान है ना, जो जिसके ऊपर हम बैठते हैं, तो चट का ज्ञान हो तो उसका विषय कौन है? अरे चट का ज्ञान होगा तो उसका विज्ञान का विषय कौन है? तुमको पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, चट ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और मान लो कि मनुष्य का ज्ञान है आपको, तो उस ज्ञान का विषय कौन है? मनुष्य हो गया। तो जिसका ज्ञान है वही उस ज्ञान का विषय हो गया। आया कि नहीं आया? तो ज्ञान का कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा। ऐसे ही नहीं पागलों की तरह आप बोल सकते हैं कि मुझे ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है।
तुरंत विषय किम विषय ज्ञान है, ये प्रश्न हो जाएगा। जी। क्या प्रश्न हो जाएगा? किम विषयकम ज्ञान। ज्ञान, आपको कौन से विषय का ज्ञान ज्ञान है, है। कौन विषय का ज्ञान है, जी। प्रश्न होगा कि नहीं होगा? जी। तो ज्ञान का कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा, बिना विषय का ज्ञान नहीं होता है। समझ में आया? जी। बिना विषय का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा। क्या बोले? ज्ञान का कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा, बिना ज्ञान कि बिना विषय का ज्ञान नहीं होता है। आया कि नहीं आया? जी। इतना समझ में आ गया? इसी तरह इच्छा में भी यही चीज है। आप कहें मुझे इच्छा है, इच्छा है, इच्छा है, तो कोई पूछेगा कि अरे पागल कौन विषय, किसकी इच्छा है? तो आप कहेंगे मुझे भोजन की इच्छा है ना? तो ये इच्छा का विषय हो गया। जी, भोजन। यहाँ पर इच्छा का विषय कौन है? भोजन विषयिणी इच्छा हो तो इच्छा का विषय कौन है? भोजन है। बोलो बच्चा। मान लीजिए तुमको शयन की इच्छा है, तो उस इच्छा का विषय कौन है? शयन है कि नहीं? मान लीजिए घट विषयिणी इच्छा, आपको घट चाहिए, है ना? तो इच्छा का विषय कौन है? घट है, ठीक है ना? इस तरह होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए आपको चलने की इच्छा है कि लॉकडाउन में मैं बैठ के थक गया हूँ, थोड़ा घूमने जाना है, तो इच्छा का विषय क्या है? घूमना। यही है कि नहीं? तो जिस आप ऐसा कहेंगे ना कि भाई मुझे इच्छा है, तो तुरंत प्रश्न होगा भाई किम विषयिणी इच्छा है, आपको कौन विषयिणी इच्छा है, कौन विषय की इच्छा है, किसकी इच्छा है? तो यही तो किम विषयक इच्छा है, इस तरह का प्रश्न, किम विषयिणी इच्छा। तो इच्छा का भी कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा। समझ में आया? जी। तो कौन तो बताए जिसका विषय जरूर रहता है? ज्ञान का विषय जरूर रहता है, इच्छा का भी विषय होता है कि नहीं होता? और एक तीसरा बताया था, कौन तीसरा था? कृति। अब देखो, कृति ही आप लोगों के लिए शब्द शायद नया हो, है ना? जो लोग पहली बार पढ़ रहे, कभी कभी तर्क संग्रह की आवृत्ति कहीं कर ली हो दैवात, तो सुना भी होगा कृति ही मतलब क्या होता है, लेकिन उस पदार्थ को सही से समझना जरूरी है। कृति ही मतलब क्या? कृति ही किसको कहते हैं? तो तर्क संग्रहकार को पूछा गया कृति ही किसको कहते हैं, तो वो कहे कृति ही प्रयत्न। क्या कहे? कृति प्रयत्न, प्रयत्न को ही कृति कहते हैं, है ना? प्रयत्न कहिए, चाहे कृति कहिए, चाहे यत्न कहिए, उत्तर घटा दीजिए तब भी वही बात है। यत्न, प्रयत्न, कृति ही, ये सब पर्याय है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन कौन? यत्न, प्रयत्न, कृति ही, ये सब क्या है? पर्याय है। ठीक हुआ? ये सब पर्याय। तो इनका भी कोई ना कोई विषय रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि कुंभकार में घट विषयिणी कृति है, घट वो बना, घट विषयिणी कृति है ना? मतलब घट विषय का प्रयत्न है। तो वो प्रयत्न का, उस कृति का विषय कौन हुआ? अरे घट की कृति है ना? तो घट विषय हुआ ना। अरे किसी को कपड़ा बनाना है, जैसे मान लीजिए वो बुनकर है, उसको, है ना? तो उसमें कपड़ा विषय कृति है, मतलब प्रयत्न है कि नहीं? तो कृति का भी, प्रयत्न का भी कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा, है ना? कृति कहेंगे तो किम विषयिणी कृति, ये प्रश्न जरूर होगा, है कि नहीं? ये कृति को मतलब क्रिया मत समझ लेना, है ना? क्योंकि ये कृति गुण में आता है हमारा, है ना? कृति कहाँ गुण में आया है? 24 गुणों में कहीं कृति आया है? बोलो बच्चा, कहाँ आया है कहीं? 24 गुणों का नाम बोलो क्रम से फटाफट। हाँ, इसमें कहाँ कृति आया? देख के बताओ, कोई कृति आया है इसमें? मैं कह रहा हूँ इसी 24 में, तुम नाम बोले वही है, थोड़ा ढूंढ के बताओ कहाँ पर आया कृति का नाम। चलो, इतनी देर लगाओगे तो कहाँ से चलेगा? और कुछ काम है कि दिन भर तुमको सुनते रहे? बोलो तुम कहाँ है? कृति, प्रयत्न। हाँ, चलो पकड़ लिया। तो प्रयत्न आया ना? अरे वही तो मैंने कहा, इसीलिए तो कहा था कृति का वो पर्याय है, इसलिए ध्यान में रखे। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया, ठीक है। तो इनका भी कोई ना कोई विषय रहता है। तो 3 ठो मैंने ऐसे बताए कि जिनका कोई ना कोई विषय रहता है। कौन 3? ज्ञान, इच्छा, कृति। ज्ञान, इच्छा और कृति, ठीक है ना? इसलिए इन तीनों को सविषयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तीनों को सविषयक सविषयक कहा जाए। ये विषय के साथ ही रहते हैं, कोई ना कोई विषय जरूर इसमें रहेगा, है ना। तो सविषयक ये कहे जाते हैं। सविषय ज्ञान होता है, सविषयी इच्छा होती है, सविषयक कृति होती है, प्रयत्न होता है। आया कि नहीं आया? तो ये सब सविषयक होते हैं, है ना। मतलब इनका कोई ना कोई इच्छा रहेगी, इसका कोई ना कोई विषय रहेगा। आया कि नहीं आया? इनका कोई ना कोई विषय रहेगा। और लगे आज एक बात ये भी समझ लीजिए, जैसे ज्ञान का, जैसे घटक ज्ञान है, तो घटक ज्ञान का विषय कौन है? घट है, ये आप समझ गए। तो विषय घट हो गया। और विषयी मतलब विषयः अस्ति यस्य वा यस्मिन्, यस्य ऐसा कर दीजिए। तो विषयी, ये विषयी कौन होगा ये बताओ? घटक ज्ञान का विषय घट है, तो विषयी कौन हो जाएगा? विषयी जिसको ज्ञान नहीं, देखो ध्यान समझो, सही से समझो, पदार्थ में कह रहा हूँ, अपने से ही उत्तर देना। आप लोग भी सुनिए। घटक ज्ञान है, उसका विषय कौन है? घट विषय है। घट विषय है, ये तो आप लोग समझ गए, ठीक है ना। अब मेरा प्रश्न ये है कि विषयी कौन है? तो ध्यान दीजिए, विषयः अस्ति अस्य इति विषयी, विषय है जिसका। तो ये घटक ज्ञान, घट विषय हो रहा है, किसका विषय हो रहा है? ज्ञान का विषय। ज्ञान का। तो विषयः अस्ति अस्य इति विषयी, तो कौन विषयी है? ज्ञान। ज्ञान विषयी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चा कौन विषयी है? ज्ञान। अरे घटक ज्ञान है, देखो समझो बात को, कोई कठिन पदार्थ नहीं ना कह रहा हूँ, सरल है, उसको पकड़ लो एक बार में। घटक ज्ञान में कह रहा हूँ, घटक ज्ञान का विषय कौन है? बताओ, तुम ही बताओ। अरे गधे महाराज, घटक ज्ञान का विषय कौन है? घड़ा है ना, मतलब घट है। बोलो घड़ा क्या होता है? पागल तरीका। घट विषय है ऐसा बोलो। घटक ज्ञान है तो उसका विषय कौन है? घट विषय है। घट बोलो ना, घड़े को मारो गोली साले। अभी मतलब आप ब्रह्म शब्दों का ही प्रयोग करना है क्या तुमको? घटक ज्ञान का विषय कौन है? घट है, ठीक है ना, मतलब घड़ा है। सही बोल रहे थे, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा परिष्कृत तो हो, घड़ा घड़ा करोगे जिंदगी पर। तो घटक ज्ञान का विषय घट है, ये हुआ। अब मैंने ये प्रश्न पूछा कि विषयी कौन है? हाँ जी, विषयी कौन है? क्या प्रश्न पूछा बोलो पहले, समझे प्रश्न? समझे कि नहीं ये नहीं पता। विषयी कौन है? अब विषयी किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। तो देखो घट विषय है, लेकिन किसका विषय था? ज्ञान का था, इच्छा था, कृति का था? हाँ, मैंने घटक ज्ञान का विषय घट कहा था, तो घट किस विषय है, लेकिन किसका विषय है? ज्ञान का है ना। कौन ज्ञान का? घटक ज्ञान का विषय है कि नहीं? अब देखो ये विषय जो घट है वो ज्ञान का विषय। तो अब देखो विषयी कौन है, आप दोनों में इतना विवेक करना है। घटक ज्ञान में विषय तो घट हो गया, एक विषयी है इसमें। तो कौन विषयी है? तो उसके लिए मैंने विषयी का आपको विग्रह बताया। विषयी कैसे बनता है? विषयः अस्ति अस्य, अरे अत इन्हीं ठनों से इन्हीं प्रत्यय कर दोगे तो विषयी बन जाता है। विषयः अस्ति अस्य इति विषयी, विषय है जिसका। तो किसका विषय है? घट विषय है। किसका विषय है? हैं? किसका विषय है? ज्ञान का। तो विषयी कौन हो गया? हाँ, तो यही तो कह रहा हूं कब से। तो विषय कौन हो गया? विषयी कौन हो गया? घटक ज्ञान। बताओ। ज्ञान हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया? घट का, किसी को मान लीजिए पट का ज्ञान हो रहा है, तो इस ज्ञान का विषय कौन है? विषयी। विषय, विषय पट हो गया, पट हो गया। और विषयी कौन है? ज्ञान हो गया। पट विषय, ज्ञान विषय, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? ज्ञान विषयी होता है। आया कि नहीं? इसी तरह इच्छा में भी देख लो, इसी तरह इच्छा में भी देख लो। मान लीजिए किसी को भोजन की इच्छा है ना, तो इच्छा का विषय कौन है? भोजन। और विषयी कौन हो जाएगा बच्चा, तुम बताओ? इच्छा हो जाएगी। क्या होगा? इच्छा ही ना, कि तुम कुछ और नहीं, यही। तो और कृति में भी देख लो। मान लीजिए कुंभकार में घट विषयी कृति होती है कि नहीं होती है? प्रयत्न होता है। तो उस कृति का विषय कौन है? कृति का विषय घट हो गया। विषयी कौन हो जाएगी? विषयी कौन हो जाएगा? अरे गधे, मैंने कहा कि कुंभकार की आत्मा में एक प्रयत्न है, कृति है, घट विषयणी कृति है।
तो कृति का विषय तो घट हुआ, जी है ना? जी। कृति का विषय घट हुआ, अब विषयी कौन है, मैं ये पूछा। विषयिणी कृति। हाँ, अरे कृति का विषय कहा ना, तो विषय और कृति, तो ये सब विषयी है। कौन कौन? ये सब विषयी हुए जी। ज्ञान, इच्छा और कृति, ये सब विषयी होते हैं, जी, है ना? जी। तो सविषयक कहिए इन सबको, चाहे विषयी कहिए, क्या सविषयक कहो इन सबको तब भी ठीक है, इन सबको विषयी कहो तब भी ठीक है, ठीक है ना? ये सब इसके हो गए और इनका कोई ना कोई विषय रहेगा। ये सब समझ में आया पदार्थ कि नहीं आया? अब देखो, प्रमिति मतलब क्या है? ज्ञानी है ना, है ना? प्रमिति मतलब ज्ञानी है ना, तो यहाँ पर प्रमिति मतलब ज्ञान, है ना? प्रमिति मतलब ज्ञान, कैसा ज्ञान? यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान, है ना? और लौकिक भाषा में बोलना हो कि प्रमिति मतलब क्या, तो सही ज्ञान, है ना? हिंदी भाषा में बोलना हो क्या बोलेंगे लोग, वरना कहते यथार्थ ज्ञान मतलब क्या होता है ना? घूम जाए, सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान, तो वही सच्चा बच्चा करते रहो जिंदगी भर, तो सही यथार्थ ज्ञान प्रमिति मतलब। अब ये ज्ञान है तो इसका कोई ना कोई विषय रहेगा ना जी। तो यहाँ पर जो किसको विषय बनाने जा रहे हैं? सप्त पदार्थों को विषय बना रहे हैं ना जी। तो प्रमिति विषयी क्रियन्ते, प्रमिति का विषय बना रहे हैं जी। जिनको, किनको? सप्त पदार्थों को कर रहे हैं ना। अरे तर्क संग्रह से ज्ञान का विषय हो जाएगा ना। अरे तर्क संग्रह ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको सप्त पदार्थ विषय ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, प्रमित्यात्मक ज्ञान हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। तो वही तो कह रहे, प्रमिति विषयी क्रियन्ते, मतलब जो प्रमिति के विषय अभी तक नहीं है, लेकिन अब प्रमिति के विषय जिनको किया जा रहा है, किनको? सप्त पदार्थों को, तो वही तो तर्क पदवाच्य है। तर्क्यन्ते मतलब क्या? प्रमिति विषयी क्रियन्ते इमे, है ना? तर्क्यन्ते इमे मतलब क्या? प्रमिति विषयी क्रियन्ते इमे, ये सब क्या किए जा रहे हैं? सप्त पदार्थ प्रमिति के विषय किए जा रहे हैं, तो है ना? तो यही क्या हो गए? तर्क हो गए। तो कौन तर्क हुआ? तर्क करके कौन आया अभी? जो प्रमिति का विषय किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है? सप्त पदार्थ, सप्त पदार्थ। तो तर्क मतलब क्या हुआ? सप्त पदार्थ। समझ में आया कि नहीं आया? तो तर्क्यन्ते इमे इति तर्काः, तर्क्यन्ते मतलब क्या? कोई पूछे तो क्या कहेंगे? प्रमिति विषयी क्रियन्ते, ठीक है ना? यहाँ विषयी मतलब ब्रह्मत कर लेना, वो चुई प्रत्यय वाला विषयी बना है, वो अतः निठनो वाला विषयी नहीं है, है ना? जैसे गंगी भवती कहते हैं ना, हाँ, तो अगंगा गंगा संपद्यते, है ना? माली भवती, तो ये सब है ना? तो ये सब होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर प्रमिति विषयी क्रियन्ते, तर्क्यन्ते इमे इति तर्काः। तो कौन तर्क्यन्ते मतलब कौन प्रमिति विषयी क्रियन्ते? सप्त पदार्थ। तो वही तर्क पद वाच्य है। तो तर्क बराबर आ गया सप्त पदार्थ। आया कि नहीं आया? अरे बच्चे समझे कि नहीं समझे तुम? हाँ, लगा के आना, ठीक है ना? पाठ अच्छी तरह से लगाओ, इसको समझ के आओ, है ना? जहाँ प्रश्न कोई रह जाए तो पूछना। तो चलो, तो क्या हो गया? तो सप्त पदार्थ, तर्कः बराबर सप्त पदार्थ, यही निष्कर्ष निकला। उन्होंने व्युत्पत्ति दिखा दी, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, चलो फिर कौन आया? अब तर्कः तो बन गया, अब संग्रह है ना आगे। तो संग्रह किसको कहते हैं? तर्काणाम संग्रह, तर्क संग्रह, है ना? तर्कों का संग्रह, तर्कों का संग्रह। तो संग्रह किसको कहते हैं? प्रश्न होगा ना जी। तो संग्रह के लिए लिखने जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? संग्रह, संक्षेप, संग्रह होगा ना जी, दिया। संग्रह संक्षेपेणोद्देश लक्षण परीक्षा यस्मिन् सा ग्रंथः। हाँ, संग्रह कहते हैं ग्रंथ को। संग्रह किसको कहते हैं? ग्रंथ को। ग्रंथ को। क्या समय हुआ भाई? अच्छा चलो, पाठ रखने का समय हुआ, इसको कर लेते हैं संक्षेप में। अभी केवल इसको समझ लीजिए ताकि हो जाए, फिर विचार करेंगे और विस्तार से। संग्रह मतलब ग्रंथ, लेकिन कैसा ग्रंथ? सब ग्रंथों को संग्रह नहीं कहते हैं, जिसमें क्या क्या हो? उद्देश्य हो, लक्षण हो और परीक्षा हो। तो घबराए मत, अभी उद्देश्य लक्षण परीक्षा किसको कहते हैं उसको हम समझाने वाले, ठीक है ना? इसका कल ही चलाएंगे, क्या किसको कहते हैं उसको विस्तार से समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पूरा न्याय शास्त्र है ना, वो इसी क्रम से चलता है।
पहले उद्देश्य किया जाता है, चाहे कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए ऐसा होता है, फिर परीक्षा होती है, वो लक्षण होता है, फिर परीक्षा होती है, इस तरह से क्रम से चलता है। ऐसा पूरा न्याय शास्त्र, इसलिए कोई भाष्यकार ने शायद कहा भी है कि ये जो न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र के भाष्यकार ने ऐसा कहा है, वात्स्यायन जी ने, कि ये जो न्याय शास्त्र है उनमें इसकी 3 प्रकार से प्रवृत्ति है। मतलब इसका 3 प्रकार से है। क्या क्या है इसमें? उद्देश्य है, लक्षण है, परीक्षा है। त्रिविधा चास्य शास्त्र से प्रवृत्ति, 3 प्रकार की इस शास्त्र की प्रवृत्ति है, मतलब बंधारण है ना। इसमें उद्देश्य होगा, फिर लक्षण होगा और फिर परीक्षा होगी, इस तरह से पूरा शास्त्र है। इसको समझना पड़ेगा अच्छे से, उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है, उसको समझेंगे। लेकिन अभी क्या यहाँ पर संग्रह मतलब कौन? ग्रंथ। लेकिन कैसा ग्रंथ? जिसमें उद्देश्य हो, लक्षण हो और परीक्षा हो, ऐसे ग्रंथ को क्या कहेंगे? संग्रह। आया कि नहीं आया? तो बस ये हो गया संग्रह पदार्थ। क्या? उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च इति एतत्त्रयम् यत्र वर्तते सह ग्रंथः संग्रह। आया नहीं है? तो ये संग्रह मतलब ग्रंथ ही हुआ। तर्क मतलब क्या हो गया? तो सप्त पदार्थ। अब तर्काणाम संग्रह, तर्क संग्रह है ना। संग्रह मतलब ग्रंथ, तो तर्काणाम संग्रह मतलब ये सप्त पदार्थों का जो ये ग्रंथ है उसी को तर्क संग्रह कहते हैं। ठीक है ना। सप्त पदार्थों का प्रतिपादक जो ये ग्रंथ है उसी को तर्क संग्रह कहते हैं। हो गया? रखा जाए, इतना लगा के आइए, ये सब याद करके आइए। ठीक है ना। क्या? पदकृत्य याद करके आए, कल सुनूंगा है ना, एक अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए, व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सर श्रीमताम मानव्याहति कैतवावन मनादीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगम तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।